नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आप सबके लिए महिला पर्यवेक्षक के भाग 1 अधिनियम और योजना वाले हिस्से का अगला क्लास। इसमें हम ऑब्जेक्टिव सीरीज के माध्यम से आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। उसी में दोस्तों हम पढ़ रहे थे आपके दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। उसी का आज पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट एक आ चुका है, उसको आप अच्छे से देखिए और उसका लाभ अपने आप में सुनिश्चित करें। इसका पैटर्न होता है, हर बार बताता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आंसर होंगे। आपको क्वेश्चन ऑप्शन देख के वीडियो पॉज करना है, कमेंट में जाके आंसर टाइप करना है, फिर वीडियो प्ले करके आंसर मैच करना है, आपका सही है या गलत है। जब आप ऐसा करेंगे तो सही होगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है साइकोलॉजिकली, और अगर गलत होता है तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है कि आंसर गलत था, तो एग्जाम में फिर आप वो गलती नहीं करते हैं। इसलिए दोनों में ही फायदा है, इसलिए जरूर इसको क्लिक करें, कमेंट में आंसर जरूर दें। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। हमारे अर्जुना क्लासेस में प्री मेंस, प्री कम मेंस, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, CGV के साथ साथ आपके महिला सुपरवाइजर की भी क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई भी अन्य जानकारी के लिए आप इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। महिला सुपरवाइजर अगर आप ऑनलाइन भी ज्वाइन करते हैं तो उसमें कोशिश हमने किया है कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन के अंतर को मिटा सके। वो अंतर है फ्री लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, ताकि आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं मुझे अगर कोई डाउट आ गया आपको तो फ्री लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आएगा, जिसमें टीचर्स आपके साथ लाइव आएंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और हमारी फीमेल सुपरवाइजर की पुस्तक मार्केट में अवेलेबल हो रही है ना, मार्केट में लॉन्च हो गई है। अब धीरे धीरे आप सकता अवेलेबल होने लगेगी, तो इसलिए उसको लाभ सुनिश्चित करें। खुद हमारे डायरेक्टर सर विजय कुमार द्विवेदी सर के मार्गदर्शन में वो पुस्तक रेडी हुआ है, और खुद जो फीमेल सुपरवाइजर अधिकारी थे उससे बड़े और पद पे प्रमोशन के अधिकारी बन गए, उनका भी मार्गदर्शन इसमें समाहित है। तो ये संपूर्ण रूप में एक कंप्लीट स्टडी होगी ये पुस्तक अपने आप में। तो इसका लाभ आप सुनिश्चित करें। आपके नियरेस्ट जो बुक स्टोर होंगे वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर। सर हम पढ़े थे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये उसका आज पार्ट 2 है। इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट 1 देख लें। हम लोग 12 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे, तो आज उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ये सारे क्वेश्चन थे। ठीक, आज हम यहाँ तक पढ़े थे। भैया दहेज का मांग करना किसमें पूरा धारा 4 में अपराध है। चलिए अब आगे आते हैं आज के प्रश्न से। प्रश्न क्रमांक 13 कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? कौन है जो नियम बना सकते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, या डी, ए और बी दोनों? अब ज्यादातर अधिनियम में आपका दिखते हैं सर, आंसर आप टाइप करते रहिए कि सर राज्य सरकार हमेशा नियम बनाता है। कि यहाँ भी राज्य सरकार ही बस नियम बनाएगा कि नहीं सर उच्च न्यायालय बना सकता है या सर केंद्र सरकार बनाएगा? आंसर देख के हैरान हो जाएंगे। सही आंसर सर ए और बी दोनों, अर्थात दहेज वाले केस में राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी नियम बना सकता है। बात याद रखिएगा, ए और बी दोनों। क्लियर हो गई बातें? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेने व देने के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? अगर दहेज ले रहे हैं और दे रहे हैं तो कितना सजा होगा भैया? बाल विवाह कर रहे थे तो 2 साल की सजा थी, 1 लाख रुपए जुर्माना था, और दोनों भी हो सकता था। और यहाँ कितना है तो बताइए। 5 साल का सजा है कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। 3 वर्ष का कारावास 15,000 रुपये जुर्माना। 5 वर्ष का कारावास 15,000 रुपये जुर्माना, और दहेज की राशि जो भी अधिक हो उनमें से वो चीज। ठीक है, या डी न्यूनतम 2 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास, कम से कम 2 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष का कारावास, ऐसा बोल रहे हैं। तो कितना दंड होगा दहेज लेने व देने पर? बताइए। तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष का कारावास और इसके साथ साथ 15,000 रुपये जुर्माना, मगर जुर्माने के साथ या दहेज की राशि जो भी अधिक हो। इसको समझा देते हैं थोड़ा आपको कि आपको 5 साल की कारावास तो होगी अगर आप दहेज लेन देन के केस में फंसते हैं तो, और उसके साथ साथ 15,000 रुपये का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर 15,000 रुपये से ज्यादा राशि का दहेज आपने दिया था तो राशि उतना पूरा चुकाना होगा, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, तो तब 15,000 नहीं चुकाना है, तब पूरी वो राशि जो कि 15,000 से अधिक थी वो देनी होगी। मगर अगर आप 7,000 दिए हुए थे दहेज में पैसे और आपके 15,000 रुपये है तो 15,000 देंगे जब आप। इसका मतलब 15,000 वो मिनिमम क्राइटेरिया है, कम से कम 15,000 तो आपको देना ही है। हाँ, 15,000 से ज्यादा आपने दहेज में दहेज दिया था तो ज्यादा वाली राशि देंगे, मगर 15 से कम नहीं। तो 15,000 आपको हर हाल में चुकाना ही है। तो 15,000 रुपये जुर्माना या दहेज की राशि जो भी इनमें से अधिक होगी वही चीज आपको चुकाना होगा कारावास के साथ साथ। तो 5 वर्ष का कारावास, ध्यान रखिएगा। मगर यहाँ एक चीज और आगे कंफ्यूज होंगे, मगर यहाँ ध्यान रखिए दहेज लेने और देने के लिए इतनी सजा रखी गई है ना,
इस दहेज दंड वाले में आगे और क्वेश्चन आएंगे जो कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए पहले ही टोक दिया है। प्रश्न 15, दहेज मांगना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में अपराध है जिसके लिए न्यूनतम कितनी सजा है? ध्यान से पढ़िएगा। क्या दहेज मांगना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में अपराध है, दहेज मांगने के लिए कितनी सजा है? सिर्फ मांग रहे हैं आप, लेन देन के लिए उतना केस था, मगर सिर्फ मांग रहे हैं तब कितना सजा है? न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 6 माह का कारावास, न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सर इसका न्यूनतम 6 माह का सजा तो होकर ही रहेगा आपको। अर्थात अब गलती से भी दहेज मांग लिए और सामने कंप्लेंट किया तो कम से कम 6 महीने का तो आपको सजा निश्चित है भैया। अधिक से अधिक तो 5 वर्ष भी देख रहे तो उधर हो सकता था, मगर लेन देन वाला बात था। यहाँ सिर्फ आप मांगे हैं तो मांगने वाले का बात कर रहे हैं। मान लो वर पक्ष में मांग रहा हूँ तो भैया कम से कम 6 महीने का सजा तो मुझे होगा। तो न्यूनतम क्राइटेरिया 6 माह है मांग करने पर। फिर इसको याद रखिए, फिर दंड वाले पर कंफ्यूज होंगे आगे। फिर आते हैं दहेज मांगने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितना दंड दिया जा सकता है? न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष या 3 वर्ष या 10,000 रुपये जुर्माना। ध्यान रखिए, दहेज मांगने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितना दंड दिया जा सकता है? कम से कम 6 महीना था, मगर कितना दंड दे सकते हैं हम लोग? लिमिट्स तो न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष या 3 वर्ष या 10,000 रुपये जुर्माना। न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष और 15,000 रुपये जुर्माना। न्यूनतम 6 माह का कारावास, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। न्यूनतम 6 माह का कारावास, अधिकतम 5 वर्ष का कारावास। सही आंसर क्या है? बोला दंड में कंफ्यूज जाएंगे आप, इसलिए एग्जैक्ट एक क्वेश्चन को समझते चलिए। सही आंसर है न्यूनतम 6 माह का कारावास जो आप पीछे पढ़े थे, और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। याद रहेगा। हाँ, लेन देन जब शब्द प्रयोग करें तब आपको याद रखना 5 साल वाला है ना, कि 5 साल तक का सजा हो सकता है भैया लेन देन केस में। ठीक है, और स्पेशली जब बोले कि कितना दंड दिया जा सकता है, लिमिट्स, तो कम से कम 6 महीना और रेंज पूछा, कम से कम 6 महीना का कारावास होगा, अधिकतम आपको 2 वर्ष का कारावास हो जाएगा और 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करवाने पर अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? अगर कोई दहेज संबंधी प्रकाशन कर रहा है, दहेज संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन करवा रहा है, तो अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? उसको 3 वर्ष का कारावास होगा। प्रकाशन से संबंधित, फिर ये दंड याद रखिएगा, प्रकाशन का शब्द ध्यान रखिएगा, प्रकाशन से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करवाता है तो का बात कर रहा है, उस केस का बात कर रहा है। तो 3 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास, 6 माह का कारावास, कितना होगा उसका? तो इसमें आंसर याद रखेंगे कि 5 वर्ष का कारावास हो जाएगा वैसे व्यक्ति को जो दहेज संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं। क्लियर? और दहेज से कैसे भी संबंधित होगा विज्ञापन, अगर वो प्रमोट करने वाला है दहेज को, तो भैया उनको सजा हो सकता है 5 वर्ष का कारावास का। चलिए अगला, दहेज लेने व देने का करार शून्य होगा, इस प्रकार का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में है? कि दहेज लेने और देने का करार शून्य हो जाएगा, बताइए, पहले ही पढ़ा चुके हैं हम। धारा 5 में, 6 में, 7 में, 8 में। सर आंसर स्पष्ट है, धारा 5 में। क्लियर? धारा 5 में शून्य हो जाएगा। दहेज लेने व देने का करार शून्य होगा, इस प्रकार का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 में है। और बाल विवाह में किसका शून्यकरण का बात किसमें था? धारा 3 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराधों का संज्ञान लेने के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो अपराधों का संज्ञान लेने के संबंध में कौन सा है भैया गलत कथन? 1, अपराध का संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाएगा। 2, व्यथित व्यक्ति द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता। गलत कथन चुनना है आपको। कोई मान्यता प्राप्त संस्था या संगठन द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर संज्ञान लिया जा सकता है। 4, मजिस्ट्रेट स्वयं की जानकारी के आधार पर अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता। इसमें गलत कथन क्या है? 1, 2, 4 गलत है, 2, 3 गलत है, 1, 2, 3, 4 चारों गलत है, 2, 4 गलत है। बताइए, कमेंट में आंसर कीजिए, देखना चाहता हूँ। सही आंसर इसका कि 2 और 4 है गलत। क्यों गलत है बता देते हैं। व्यथित व्यक्ति द्वारा, जो खुद उस दहेज जैसे कुप्रथा से जूझ रहा है, जो खुद उसमें प्रताड़ित हो रहा है, जिसकी बेटी को मारा पीटा जा रहा है, या खुद वो महिला जो है जो जूझ रही है, अगर वो खुद व्यथित व्यक्ति द्वारा ही परिवाद प्रस्तुत करने पर अपराध का संज्ञान
नहीं लिया जाएगा क्या? अरे लेना पड़ेगा भाई, वो खुद उस चीज से पीड़ित हैं, तो उनके बोलने पर तो लिया जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं लिख दिया, इसलिए गलत हो गया। ठीक, तो संज्ञान लिया जा सकता है। ठीक, चौथा क्यों गलत है कि मजिस्ट्रेट स्वयं की जानकारी के आधार पर अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते। नहीं भैया, संज्ञान ले सकते हैं, यहाँ भी नहीं की वजह से गलत हो गया। मजिस्ट्रेट स्वयं की जानकारी के आधार पर भी संज्ञान ले सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों में आप नहीं की वजह से गलत था, समझ गए। बाकी सही और देख लीजिए, कोई मान्यता प्राप्त संस्था है, एनजीओ वगैरह, संगठन द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर भी संज्ञान लिया जा सकता है, मैंने एक्शन ले सकते हैं दहेज के खिलाफ। कोई एनजीओ जाके कंप्लेन करे, कोई ऐसा संगठन है जो क्षेत्र में काम करता है, उसे कंप्लेन भी ले सकते हैं, है ना। मजिस्ट्रेट स्वयं की जानकारी के आधार पर भी उस पर एक्शन ले सकते हैं, व्यक्तिगत व्यक्ति के बोलने पर भी एक्शन ले सकते हैं। अपराध का संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा भी लिया जा सकता है। क्लियर? सही भी आप जान गए, गलत क्यों था वो भी आप जान गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध किस प्रकृति के होते हैं? अपराध की प्रकृति कैसी होती है? संज्ञेय, जमानतीय, समनीय, असंज्ञेय, अजमानतीय, असमनीय, असंज्ञेय, अजमानतीय, समनीय, संज्ञेय, अजमानतीय, असमनीय। हालत खराब, निश्चित हालत खराब जब रही, टीचर का हालत खराब हो जाएगा। कैसे इतने सारे अधिनियम में अलग अलग कैटेगरी याद रखेंगे कि उसमें दंड की प्रकृति कैसी है, अपराध की प्रकृति कैसी है, कैसे याद रहेगा? आइए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर सर संज्ञेय, अजमानतीय, असमनीय। और इसके लिए आपको मैं हिंट बताया था, क्या बोलेंगे आप? सगा, दंड में मत ठगा, दहेज में मत ठगा। सगा, सगा, दहेज में मत ठगा। तो सगा के स से बन गया संज्ञेय होगा। सगा में अ जो है, सगा, अगा लगाना है, अ जो है सगा, अ से आ रहा भैया अजमानती, उसी अ से होगा असमनीय। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स से संज्ञेय, अ से अजमानती, अ से क्या है? असमनीय। और दोस्तों इससे पहले भी था वो दहेज बाल विवाह वाला, उसमें भी सगा ही याद रखे थे, वो भी संज्ञेय था, अजमानतीय ही था। टोनी प्रताड़ना वाला भी संज्ञेय था, अजमानतीय ही था। तो सब में एक बात याद रखिए, संज्ञेय अजमानतीय होगा। चलिए अभी हिंट याद रहेगा, सगा वाला। 21, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति किस धारा में निहित है? अब राज्य सरकार नियम बना सकती है, क्वेश्चन तो आपको पहले ही मिल गया कि राज्य सरकार नियम बना सकती है ना। केंद्र सरकार नियम बना सकती है, मगर राज्य सरकार नियम बना सकती है। किस धारा में बात की गई है? धारा 8 में, 8 क में, धारा 9 में, धारा 10 में। 8, 8 का 9, 10 किसमें बात की गई है कि राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? सही उत्तर है धारा 10 में, क्योंकि भाई जो सरकार है उसको 10 दिशाओं की शक्ति प्राप्त हो, 10 दिशाओं की शक्ति है उसको प्राप्त, वो नियम बनाने की। ऐसे याद रखिए, 10 दिशाओं में उसको शक्ति प्राप्त है, ऐसे याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन कर सकता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार, इनमें से कोई नहीं। फट से हर एक अधिनियम की आप देखेंगे, मानेंगे फट से राज्य सरकार, आंसर निकल जाएगा राज्य सरकार, और आपको हो जाएगा सही। मगर इसी में भटकिएगा मत, आगे पहले पढ़े थे आप, ये जगह समुचित सरकार आएगा, वहां समुचित सरकार लेना होगा, इसलिए टोक रहा हूं पहले से, है ना। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार नियुक्ति कर सकते हैं इनके। आपके बाल विवाहालय में भी, इसमें भी राज्य सरकार ही नियुक्ति करते हैं। तो उन्हीं प्रताड़ना वाले में भी वही नियुक्ति करते हैं राज्य सरकार। दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्यों के संबंध में गलत कथन कौन सा है? चुनिए भैया गलत कथन, इसी में तो हालत खराब होता है बच्चों का। जहां गलत कथन चुनने बोला बच्चे कंफ्यूजन लगते हैं। आइए देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियां दी जा सकती हैं। क्या जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है उसको पुलिस अधिकारी की शक्ति दे सकते हैं? सही है कि गलत बताना है आपको। दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कार्य दहेज का निवारण करना होता है, यह सही बात है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा दहेज संबंधी अपराध करने वाले व्यक्तियों के साक्ष्य को एकत्रित नहीं किया जा सकता, कि ये सत्य है गलत है बताइए। या दहेज प्रतिषेध अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए इसमें से क्या गलत है आपको बताना है। सही आंसर बहुत स्पष्ट है भैया, आंसर सी होगा ना, क्योंकि दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा दहेज संबंधी अपराध करने वाले व्यक्तियों के साक्ष्य को एकत्रित किया जा सकता है ना। उसका काम ही है साक्ष्य एकत्रित करना, ताकि उनके ऊपर भैया केस दायर कर सके। साक्ष्य एकत्रित नहीं किया जा सकता बोले तो गलत ही होगा। अधिकारी तो साक्ष्य सबूत तो इकट्ठा करेगा ही कि हाँ दहेज लिए थे, हाँ इसलिए गलत है। बाकी सब सही है, सही को देख लीजिए। तो साक्ष्य एकत्र कर सकता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये पता ही है। उसका काम दहेज का निवारण करना है, ये भी आपको पता है, मतलब उस पर रोक लगाना, लोगों को जागरूक करना उसका काम है, हाँ। और पुलिस अधिकारी की भी शक्ति है, उसको दी जा सकती है। राज्य सरकार चाहे तो उसको पुलिस अधिकारी की भी शक्ति दे सकता है। क्लियर, याद रखना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? इसमें जो सलाहकार बोर्ड होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 समाज कल्याण कार्यकर्ता होते हैं जिसमें से कम 2 महिलाएं होंगी, 3 समाज कल्याण कार्यकर्ता होते हैं, या 10 समाज कल्याण कार्यकर्ता जिसमें कम से कम 5 महिलाएं होंगी, या किसी भी सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं किया जाता है। आंसर बताइए। क्वेश्चन आया है, आपको लगेगा मैं अधिनियम पढ़ा मगर ऐसा चीज पढ़ा ही नहीं था सर, क्वेश्चन पूछा है, बताना है, सीखना है। सही आंसर सर इसका कि 5 समाज कल्याण कार्यकर्ता होते हैं जिसमें से कम 2 महिलाएं होनी आवश्यक है। 5 भी महिलाएं होंगी दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम 2 तो महिलाएं होनी ही चाहिए। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज की परिभाषा किस धारा में है? अब दहेज को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में? सही आंसर है सर आपका धारा 2 में, क्योंकि हर एक अधिनियम के धारा 2 में ही लगभग परिभाषा दी रहती है, इसलिए धारा 2 दे दी है। इसलिए मगर आपको याद रखना धारा 2 के कम है, खम है, गम है, ऐसे याद करके जाइएगा दहेज की परिभाषा। ठीक, चलिए तो यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। अब इसका पार्ट 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। अब आपको अगला पार्ट आप अगर कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर लेके आइए, इसमें फास्ट ट्रैक रिवीजन कराइएगा, तो हम लोग पार्ट 1 को समझ के पढ़ लिए, 2 को समझ के पढ़ लिए, और इसका तीसरा पार्ट आ गया जिसमें 1 और 2 के सारे 25 क्वेश्चन एक साथ फास्ट ट्रैक रिवीजन हम कर लेंगे। 25 क्वेश्चन को 25 मिनट या उससे भी कम समय में हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक, मगर वो जो पार्ट होगा केवल रिवीजन के हिसाब से होगा। अभी आप इस वीडियो को देख लिए, एक बार फिर से इस वीडियो में जाइए, शुरू से प्ले कीजिए, स्पीड बढ़ा के इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, वही आपको माइनस मार्किंग कम करेगा और सक्सेस के आपको नजदीक ले जाएगा, इसलिए रिवीजन करना मस्ट है। तो मैं अपने स्तर पर एक बार इसका रिवीजन करा दूंगा, तीसरा पार्ट ला के अगला पार्ट ला करके, मगर आपको रिवीजन अपने स्तर पर भी करना है। और क्लासेस पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, उस व्यक्ति तक मैं चाहता हूँ पहुंचे क्लास जिनके पास भैया कोर्सेज खरीदने की, परचेस करने के लिए पैसा फीस नहीं है, तो उनका मदद केवल आप कर सकते हैं शेयर करके। तो जरूर शेयर कीजिए, पोस्ट लगाइए, अपने शेयर कीजिए सोशल नेटवर्किंग पे। आपका भी दायित्व बनते हैं समाज के प्रति कि आप भी उनको कुछ दें, है ना। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप सबसे निवेदन है कि जो ऐसा असल थंब होता है ना ऊपर वाला, उसको दबाना है, ऐसे को मत दबाना। क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी अगला क्लास आए आपको सूचना मिल जाए, मैसेज आ जाए कि भाई क्लास आ गई, पढ़ लो। ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसी लग रही है, इस क्लास को कंटिन्यू रखा जाए या ना रखा जाए, ये आपके इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट इन्हीं माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, और वही हमको ऊर्जान्वित करता है, वही हमको मोटिवेट करता है कि हम इस तरीके के सेशन आपके लिए लेकर के आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।